So hello everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again, and in this video we are about to cover Payment of Gratuity Act and why this Payment of Gratuity Act 1972 is very important. So if you see the PYQs of APFC UPSC ने जो कंडक्ट करवाया था 2023 में, तो वहां पे आपको जो हमने कल का लेक्चर लिया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वहां से भी PYQ है और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से भी प्रश्न आए हुए हैं. सो दीज आर द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन व्हिच इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, वो ईओईओ का हो या एपीएफसी का हो. तो आप सबको पता है कि इस बार सीआरटी है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है. दोनों का एक ही एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होने वाला है. तो आज इस वीडियो में हम फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट करने वाले हैं. 15 से 20 मिनट की क्लास है. पूरा का पूरा एक्ट का जो निचोड़ है वो आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले जो समझने की चीज है, व्हाट इज ग्रेच्युटी. तो ग्रेच्युटी जो टर्म है वो आया है ग्रेटिट्यूड से. अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो एम्प्लॉयर दिखाएगा टुवर्ड्स एम्प्लॉय कि आपने हमारे यहाँ इतने दिन काम किया है, तो आई एम ग्रेटिट्यूडेड टुवर्ड्स यू. मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूं, तो उसके लिए कुछ शर्तें, नियम, रेगुलेशंस हैं. उन्हीं रेगुलेशंस को इन एक्ट में पढ़ना है, राइट. So let's start with the Payment of Gratuity Act. This is the Social Security legislation, a comprehensive legislation ensuring vital social security net for long-term employees. तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज. तो एक जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट करता है कि मिनिमम 5 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 5 इयर्स का, तभी एक एम्प्लॉय वो क्या है एलिजिबल होता है फॉर ग्रेच्युटी. ठीक है, वो एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी के लिए एनेबल होता है. लेकिन अभी जो नए वाले कोड्स आए हैं, नए रेगुलेशंस आए हैं, उसमें ये चीजें चेंज की गई हैं. लेकिन राइट नाउ वी आर डूइंग विद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो हम इस पे स्टिक करेंगे. बाकी जो क्या नई चीजें आई हैं, विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स, विल एड्रेस दोज कोड्स, राइट, दोज न्यू लेजिस्लेशंस. तो यहाँ पे हम बस और बस स्टिक करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से. ठीक है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एज अ रिवॉर्ड फॉर कंटिन्यूअस सर्विस. तो हमको ये भी देखना होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूअस सर्विस. इसका जो है कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है. ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी है, तो किसके किस पे कवर्स एम्प्लॉय अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, चाहे वो फैक्ट्री के हों, माइंस के हों, ऑयल फील्ड्स के हों, प्लांटेशन वर्कर्स हों, पोर्ट वर्कर्स हों, रेलवेज में काम कर रहे हों, शॉप्स में काम कर रहे हैं या अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विल सी वन बाय वन. अच्छा, तो टोटल देयर आर 15 सेक्शंस इन दिस एक्ट. कितने सेक्शंस हैं? 15 सेक्शंस हैं. क्या हमको ये सेक्शन याद करने हैं? तो आंसर इज नो. अगर आपको चाहिए कि हाँ ये सेक्शंस भी हमको याद हो जाएं, ज्यादा पता रहे, हाँ एक बार आप ईपीएफओ में ईओईओ या एपीएफसी बन के जाते हैं, तो ये आपके लिए ये ईच सेक्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहीं पे काम करना है. राइट नाउ हमको जो मोटी बातें हैं, ठीक है, कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है क्या, कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्या क्या कंप्लायंसेस हो सकते हैं, ठीक है, डिटरेंस कोई करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है. तो स्टार्ट करते हैं. अभी के लिए आप 2-3 सेक्शंस हम बात कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपको सारे सेक्शन जानने हैं तो वी विल प्रोवाइड अ पीडीएफ ऑफ द सेम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एट आवर टेलीग्राम चैनल. अपने टेलीग्राम चैनल पे हम ये देंगे, तो वहां से आप जाके ये 7 से 8 पेजेस का पीडीएफ है, डाउनलोड करके देख सकते हो डिटेल में व्हाट इज ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. वन मोर थिंग, आपको ये टेलीग्राम चैनल फोकल आईएएस का क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो यू विल सर्च फोकल आईएएस एंड फाइंड दिस चैनल. तो हम मोर देन 2000 एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा रहे हैं इन क्विज फॉर्म, और ये इक्वली रेलेवेंट है क्योंकि उसी स्कोप पे बनाया जा रहा है जो यूपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछ रहा है. जैसे कि आप 2023 का ईओईओ एपीएफसी का और 2021 का स्टैंडर्ड हम मेंटेन करके चल रहे हैं, तो यही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली जो है एमसीक्यू प्रैक्टिसेस क्विज फॉर्म में मिलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस शॉर्ट समरी मिलेगी, और उसके आफ्टरवर्ड्स आपको जो वो पढ़ाया गया, पूरा एमसीक्यू करवाया गया उस टॉपिक पे, लाइक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट करवा रहे हैं, तो इनका एक कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, कंप्लीट नोट दिया जाएगा. वी आर नॉट प्रॉमिसिंग दिस कंप्लीट नोट टू ऑल ऑफ टेलीग्राम यूजर्स बिकॉज दिस इज अ पेड प्रोग्राम, लेकिन एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन उसी एमसीक्यूज में मिलेगा. अभी हम ये जो है आपको कुछ दिनों के लिए इंपॉर्टेंट एक्ट्स के जो ये पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा रहे हैं. ओवर द पीरियड ये कंबाइंड जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड ग्रुप में मिलेगा. और इस पेड ग्रुप में है क्या, तो ये 2000 एमसीक्यूज तो है ही,
इनका जो है शॉर्ट समरी पीडीएफ भी है। साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं लाइक सोशल सिक्योरिटी है, लेबर लॉ है, इंश्योरेंस है, ऑडिटिंग है, अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कंप्यूटर्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट अहम सेक्शंस है जहां से आपको नंबर आएंगे, राइट। और ये रफली 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कवर करेगा। इन पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन मिलेगा, साथ में इनके ऊपर आपको प्रिस्क्राइब्ड नोट्स मिलेंगे कि कैसे आपको करना है, और साथ में हमसे 1-to-1 डिस्कशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर दैट नंबर इज, जो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो मैसेज में, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो ये नंबर है 7827530282। दिस इज द सेम नंबर फॉर व्हाट्सएप, और ये यूपीआई पेमेंट के लिए भी सेम नंबर यूज किया जाता है। ये कोर्स की फी है 999 रुपीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्स। लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की बात किया जाए कि कहां पे लागू होता है, तो ये सेक्शन 1 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 1 का जो इसमें आपको टाइटल्स दिए हुए हैं कि एक्ट का नाम क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, और कमेंसमेंट किस डेट से हो रहा है, ये सारी बातें किया गया, कहां कहां पे लागू होगा। तो एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करें तो एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो ओरिजिनल एक्ट है, एक्सेप्ट जेएनके, ठीक है। बट 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 का ये हट गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अब लागू है। इट केम इनटू द फोर्स ऑन 16th ऑफ सितंबर, 16 सितंबर 1972 को, 16 सितंबर 1972 को आया, इस्टेब्लिशिंग अ नेशन वाइड फ्रेमवर्क फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आया। दिस इज गिवन वेयर इन सेक्शन 1। कवर्ड इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सा है, तो ये भी सेक्शन 1 में ही दिया गया है। फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन जो यूनिट्स हैं, ठीक है, पोर्ट्स एंड रेलवे कंपनीज, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, कंपनीज अंडर सेंट्रल और स्टेट कंट्रोल, तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। की डेफिनेशन, अब ये अलग अलग जो टर्म है, एम्प्लॉय क्या है, फैमिली क्या है, वेजेस क्या है, इनका डेफिनेशन है, और सारे एक्ट में आपको ये मिलेगा, और इसको कवर किया गया है सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो एम्प्लॉय क्या है, तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस टू डू मैनुअल और क्लर्कियल वर्क, ठीक है। कैसा, मैनुअल और क्लर्कियल वर्क इन कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। कवर्ड मतलब जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आता है, जो पहले हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात की। एक्सक्लूड किसको करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, गवर्न बाय सेपरेट ग्रेच्युटी रूल्स, इनका खुद का ग्रेच्युटी रूल्स है। फैमिली क्या है, फॉर मेल्स उसकी पत्नी, वाइफ, बच्चे, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिजीज्ड सन, यानी उसका बेटा है, उसकी डेथ हो गई है, जो मेल पर्सन है, तो उसकी विडो और उसका बेटा, यानी जो उसके ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, और उसकी जो बहू है, उसके मृत बच्चे की, मृत जो है डिजीज्ड सन की, उसकी बीवी और उसका बेटा, ये भी जो है क्या डिपेंडेंट में आएंगे, फैमिली में आएंगे, ठीक है, फैमिली में। फॉर फीमेल्स की अगर बात करें तो इनके हस्बैंड अगर वर्किंग नहीं है, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ डिजीज्ड सन, सेम जो है क्राइटेरिया यहाँ भी रखी गई है। तो ये फैमिली का डेफिनेशन है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इतना आपने समझ लिया है। नाउ वेजेस में क्या क्या आता है, तो ऑल इमोलुमेंट्स अर्न्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी और लीव, पेड इन कैश या नहीं, पहले तो पेड इन कैश इसमें तब दिया हुआ था, अभी ये जो नए रूल्स हैं इसमें और भी प्रोविजंस दिए गए हैं। इंक्लूड क्या करता है, बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे जो वेजेस में क्या क्या आता है, बेसिक पे, डीए, डियरनेस अलाउंस, ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। ऑल इमोलुमेंट्स वर्ल्ड अर्न्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी और लीव, ठीक है, ये दोनों काउंट होंगे। पेड इन कैश इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस डीए। क्या क्या नहीं है, एक्सक्लूजन क्या क्या है आपकी जो वेजेस में नहीं आएगा, वेज और सैलरी में देयर इज डिफरेंस, राइट, वो हमने बताया है अपनी पिछली क्लासेस में, वेज क्या है, सैलरी क्या है, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे वेजेस की बात कर रहे हैं, तो वेजेस में बोनस नहीं आता है, बोनस नहीं आएगा, राइट, बोनस नहीं आएगा। किसी तरह का कमीशन दिया जा रहा है तो भी ये नहीं आएगा। हाउस रेंट अलाउंस इज नॉट पार्ट ऑफ वेजेस, एचआरए नहीं है। एंड ओवर टाइम अलाउंस जो मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ
वेजेस, तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट वेज, राइट। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सर्विस का। कंटिन्यूअस सर्विस क्या होती है और इसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2A में। व्हाट इज कंटिन्यूअस सर्विस? ठीक है, तो सर्विस इज कंसीडर्ड कंटिन्यूअस इफ, इवन इफ इंटरप्टेड बाय, अगर बीमार हो गया है तो सिकनेस लीव मिलेगी लेकिन सर्विस तो काउंट होगी। एक्सीडेंट हो गया है, लीव पे है, स्ट्राइक पे है, लेकिन लॉकआउट हुआ है तब भी कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी क्योंकि ये एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। और एम्प्लॉइज अगर लॉकआउट कर रहे हैं लेकिन ये लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तब भी इनको वेजेस मिलेंगी, कंटिन्यूअस सर्विस कहा जाएगा। या कुछ दिनों के लिए ले ऑफ किया जा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, रॉ मटेरियल नहीं है या सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट है इस तरह का, तो ले ऑफ, ये सारे के सारे जो है कंटिन्यूअस सर्विस के क्राइटेरिया में आते हैं। दिस प्रोविजन इंश्योर्स एम्प्लॉयज आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में नहीं है। लाइक बीमार हो गए, कंट्रोल में था, नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, कंट्रोल में था, नहीं है। लीव ग्रांट की जाती है तो उनका हक है ना छुट्टी लेना। स्ट्राइक पे है किसी प्रॉब्लम को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके, वेजेस को लेके, या जो है अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छा जो है पानी नहीं है, किसी भी चीज को लेके, तो दिस इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। लॉकआउट्स है एम्प्लॉयर की तरफ से है, ले ऑफ है एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो इन सब को कवर करता है। ये सारे पार्ट है कंटिन्यूअस सर्विस की। स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड रूल, तो एम्प्लॉय मस्ट हैव एक्चुअली वर्क फॉर 240 डेज इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद अ 6 डे अ वीक। ठीक है, 200, अगर 6 दिन की सर्विस लिया है, 240 दिन काम करना है। 190 दिन जो है अगर 5 जो है दिन सप्ताह में काम करना है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ। अब माइनिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है, यहाँ पे 190 डेज का है, 12 महीने में कम से कम काम किया हो। ठीक है, तब इसको जो है कंटिन्यूअस सर्विस में माना जाएगा। और 240 दिन, अगर 6 दिन का काम है तो साल में काम किया हो, 5 दिन का है तो 190 दिन। माइनिंग में 5 डेज का रखा जाता है। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में तो एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ द डेज एस्टेब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन ड्यूरिंग दैट ईयर टू क्वालिफाई एज कंटिन्यूअस सर्विस। यानी जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, लाइक की कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे बारिश में तो काम नहीं चलेगा ना, या कुछ इस तरह का काम है जो किसी सीजन में चलता है, सीजनल है, तो यहाँ पे उस सीजन में पूरा जितना 100% काम हुआ है उसका एटलीस्ट 70% काम किया हो, तब ये कंटिन्यूअस सर्विस की क्राइटेरिया में आएगा। माइंस के लिए कितना है, 190 डेज है साल भर में, 12 महीने में। और जनरल में क्या है, 240 डेज है फॉर, जहां पे काम ये 6 दिन सप्ताह में होता है। 190 डेज है जहां पे 5 दिन सप्ताह में होता है। तो दिस इज द रूल, दिस इज द डेफिनेशन व्हाट कंटिन्यूअस सर्विस, कितने दिन काम किया होना चाहिए। ग्रेच्युटी कब दी जाती है? ठीक है, तो ग्रेच्युटी देने का जो प्रोविजंस है, ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कब दी जाएगी, ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन क्या होता है कि आपकी एज हो गई है, लेट से कि रिटायरमेंट एज रखी गई है 60, रिटायरमेंट एज कितना रखी गई है, 60। आप ये 60 इयर्स पूरा कर लिए हो तो ये आपका एज है, आपको रिटायर होना ही पड़ेगा, तो सुपर एनुएट हो गए आप। ठीक है, तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी अपॉन रिटायरमेंट ड्यू टू रीचिंग द एज लिमिट स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। रेजिग्नेशन देते हो व्हेन एन एम्प्लॉय वॉलंटरी लीव सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड दैट इज 5 इयर्स। 5 साल का काम करने के बाद वो कभी भी रेजिग्नेशन दे दे एम्प्लॉय, तो ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। डेथ और डिसेबलमेंट, कोई अंग जो है म्यूटिलेट हो गया है या डेथ हो गई है, एक्सीडेंट में कुछ हो गया, तो इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज 5 ईयर एलिजिबिलिटी रूल डज नॉट अप्लाई इन दीज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो अगर डिसेबल हो गया है, डेथ हो गई है, तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, चाहे वो 5 साल काम किया हो चाहे ना किया हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना कि एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट वेयर ग्रेच्युटी इज पेएबल रिगार्डलेस ऑफ सर्विस ड्यूरेशन, regardless of service duration even if he has worked for 1 month, right? नाउ कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी सेक्शन 4 में दिया है। ग्रेच्युटी कैसे दी जाएगी, तो लेट से इसने 5 साल में काम किया है, ठीक है, 5 साल काम किया है, तो जितने भी दिन काम किया है, और ये 5 साल का 12वां महीना है जब वो सर्विस छोड़ रहा है, तो ये लेट से कि यहाँ पे इसकी 30,000 की सैलरी है, तो इसकी लास्ट जो वेज है, ठीक है, लास्ट वेज है उसके 15 दिन का 1 साल में काउंट किया जाएगा। ठीक है,
लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस ईयर सर्विस। तो फॉर्मूला क्या है, 15 दिन का वेज पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एक साल, जैसे 5 साल काम किया है तो कितना दिन का हो गया, 75 डेज की सैलरी इसको मिलेगी और लास्ट वाली सैलरी के हिसाब से सैलरी काउंट की जाएगी। ठीक है, 75 डेज की, राइट। तो और जो है एक जो महीने में 26 दिन काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी 26 कितना, 13 दिन का माना जाएगा। ठीक है, वर्किंग डेज यूज्ड इन मंथली कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो है 26 दिन होता है, लेकिन इसको 15 दिन के हिसाब से 75 दिन की दी जाएगी। तो ये बेसिकली आप देखो कि आप ये कितना, 5 साल काम किया है 15 दिन का, यानी 2.5 महीने की सैलरी, और इफेक्टिवली ये 2.5 नहीं 3 महीने की हो जाएगी, है ना। और ये जो अब लिमिट है वो 2018 में गवर्नमेंट ने ये ग्रेच्युटी लिमिट को मैक्सिमम बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। ठीक है, सीलिंग क्या है अभी 20 लाख है, तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टाइम बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला है, ग्रेच्युटी इज इक्वल्स 15 दिन की सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी होनी चाहिए इनटू ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल काम किया है। लेट्स से 15 दिन की सर्विस जो है और लास्ट ड्रॉन सैलरी है 30,000 रुपीज, तो 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है, 15,000 इंटू 30,000 इंटू ईयर ऑफ सर्विस, लेट से 15 साल काम किया है, डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। ठीक है, द फॉर्मूला प्रोवाइड 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, डिटर्मिनेटर इज 26, रिप्रेजेंट द वर्किंग डेज पर मंथ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पर्पज। मैक्सिमम सीलिंग क्या है, तो वही है 20 लाख का है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रिवीजन, जब गवर्नमेंट चाहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। नॉमिनेशन एंड पेमेंट प्रोसेस सेक्शन 6 में है। तो नॉमिनेशन रिक्वायर्ड है, तो एवरी एम्प्लॉई हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, 5 साल पे दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, सारे एम्प्लॉइज किसी एस्टेब्लिशमेंट में, दे मस्ट मेक अ नॉमिनेशन स्पेसिफाइंग हु शुड रिसीव ग्रेच्युटी इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन करना है, 1 साल की सर्विस कर लिया है अगर किसी एम्प्लॉय में, तो ये जो है एम्प्लॉयर को एक नॉमिनेशन फिल करके देगा कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा ये जो ग्रेच्युटी है ये कौन रिसीव करेगा। ठीक है, ग्रेच्युटी कौन रिसीव करेगा, तो 2 ऑप्शन है इसमें। एक तो आपका कोई जो है लीगल हायर हो या फैमिली मेंबर हो कोई। ठीक है, अगर इसमें से कोई नहीं है तो इसको जिसको भी नॉमिनेट करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, फैमिली नहीं है तो जिसको भी नॉमिनेट करेगा उसको मिलेगा। लेट से इसने किसी को नॉमिनेट कर दिया क्योंकि इसके पास कोई एक पर्सन है ए हैज नॉट अ फैमिली, ए डजंट हैव अ फैमिली, फैमिली नहीं है। ठीक है, तो फैमिली इसके पास नहीं है अभी के लिए, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इसके पास फैमिली नहीं है, तो इसने एक रैंडम नॉमिनेशन किसी को कर दिया। ठीक है, और लेट से इसके 1 साल बाद इसके पास फैमिली आ जाती है, फैमिली आ जाती है, तो इसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, लेकिन इसको स्पेसिफाई करने पड़ेगा कि मेरे पास अब फैमिली है। ठीक है, तो ये समझना। ठीक है, तो हु शुड रिसीव द ग्रेच्युटी इन केस ऑफ डेथ, इफ द एम्प्लॉय हैज द फैमिली, नॉमिनेशन मस्ट बी इन फेवर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ओनली। 30 डेज पेमेंट विंडो है कि ग्रेच्युटी मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेएबल। ठीक है, तो जब आप छोड़ रहे हो उसके 30 दिन के भीतर आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल जाना चाहिए। तो एम्प्लॉयर मस्ट डिटरमाइन द अमाउंट एंड गिव अ रिटन नोटिस, ठीक है, टू द एम्प्लॉय एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को सारा कुछ हिसाब लगा के डिटरमाइन करके भाई अपना का इतना ग्रेच्युटी बन रहा है, 30 दिन के भीतर आपको देना है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको बताएगा, एक नोटिस देगा, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको एक नोटिस देगा कि इस पर्सन का इतना ग्रेच्युटी अमाउंट बना है। इंटरेस्ट ऑन डिले, अगर 30 दिन से ज्यादा हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, कितने परसेंट का। नो इंटरेस्ट इज पेबल इफ डिले वाज ड्यू टू एम्प्लॉयज फॉल्ट, एम्प्लॉयर के फॉल्ट पे डिले नहीं है, एम्प्लॉयज के फॉल्ट पे डिले है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयर ऑब्टेन करेगा रिटन परमिशन, कहां से, एम्प्लॉय से, कि भाई ये तुम्हारी गलती है मेरी नहीं है। अब इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो है वो सेक्शन 3 में दिया है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, इट इज ऑफिसर, राइट, एक ऑफिसर है, इसको कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब इतनी बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल दिया है तो कि आप लोगों को समझ में आएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के नेचर पे होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये पिछली क्लासेस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी टू एडमिनिस्टर एंड इन्फोर्स द एक्ट, एक्ट को एडमिनिस्टर और इन्फोर्स करवाने के लिए। दे हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट।
ठीक है, तो इनके पास कैसा पावर है, सिविल कोड का है, मतलब क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं विटनेस के लिए और एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, और ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ये पावर इनके पास मिलती है। अब ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि एक इंस्पेक्टर है इससे नीचे, अब इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, दे कैन इंटर द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इंटर द प्रीमाइस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, इनके पास ये पावर होती है कि ये प्रीमाइस में जा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं पर्सन से जो भी वहां पे हैं, जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई ये कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है तो इस तरह से क्यों है, सारी तरह के दे हैड द पावर। और रिक्वायर कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो दो अथॉरिटीज हैं, हमको ये पता है कि एक जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो अपर लेवल पे बैठता है, दूसरा है इंस्पेक्टर, हमने दोनों के बारे में बात किया है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, और इनका जो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेंगी। ठीक है, पेनल्टीज एंड प्रोटेक्शन जो है ये बताया गया है कि अगर इंप्लॉयर फॉलो नहीं कर सकता है तो उसको कैसे कैसे पेनलाइज किया जा सकता है, और इंप्लॉयज को कौन कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है, ये सेक्शन 9 to 12 और 13 में बताया गया है। तो फॉल्स स्टेटमेंट अगर बनाता है कोई या फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है, चाहे वो इंप्लॉयर हो चाहे वो इंप्लॉई हो, ठीक है, कुछ झूठ बताता है कि नहीं भाई हमने इतना ये किया है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो नोविंगली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट टू अवॉइड पेमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कितने का है, 6 महीने का है, ठीक है, 6 महीने का है, या 10,000 की फाइन है, या दोनों है, तो 6 मंथ 10K और बोथ, ठीक है। नॉन पेमेंट पे अगर इंप्लॉयर पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, अवॉइडिंग पेमेंट और कंट्रावेनिंग प्रोविजंस कुछ लगा रहा है कि भाई तुमने ये किया इस वजह से तुम्हारी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, तो इसको अगर ये गलत पाया जा रहा है तो 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 3 महीने से 1 साल तक के लिए इसको जेल किया जा सकता है, किसको, इंप्लॉयर को, या फाइन 10,000 से 20,000 का लगाया जा सकता है, कितने का, 10,000 से 20,000 का, 3 महीने से 1 साल के लिए जेल या फाइन 10,000 से 20,000 तक, या दोनों लगाया जा सकता है। रिपीटेड ऑफेंस वाला है तो ये जो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है, फिर से दोबारा यही कर रहा है तो इसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। ग्रेच्युटी प्रोटेक्शन, अब ये प्रोविजन है कि वो ग्रेच्युटी अमाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ सिविल, रेवेन्यू या क्रिमिनल कोड। कहने का मतलब है कि लेट से कि एम्प्लॉय है और इसका कहीं कुछ उधार है किसी पे, ठीक है, कंपनी में, कंपनी को देना है, तो कंपनी के पास ये पावर नहीं है, कोई भी कोर्ट ये डिक्री नहीं दे सकता है कि इसकी ग्रेच्युटी लैप्स कर दी जाए, क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है, तो इसकी ग्रेच्युटी लैप्स नहीं की जा सकती, उसका फॉरफीचर नहीं किया जा सकता, उसको किसी और रेवेन्यू के बदले नहीं लिया जा सकता है। ग्रेच्युटी इज ऑल प्रोटेक्टेड, राइट, इट इज फुली प्रोटेक्टेड एज अ सोशल सिक्योरिटी राइट। फॉरफीचर प्रोविजन क्या है, ग्रेच्युटी कैन बी होली और पार्शियली फॉरफीचर्ड, ठीक है, इसको फॉरफिट किया जा सकता है इफ एम्प्लॉइज सर्विस आर टर्मिनेटेड फॉर राइटस और डिसऑर्डरली कंडक्ट, ठीक है, तो इसको टर्मिनेट किया जा रहा है, कुछ राइट में पकड़ा गया या डिसऑर्डरली कंडक्ट में पकड़ा गया, तब फॉरफीचर किया जा सकता है। एक्ट ऑफ वायलेंस में पकड़ा गया हो, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड कमिटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से इसका फॉरफीचर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस एंड की टेकअवे, तो ये बस वही बताया जा रहा है, ये आपके इंटरव्यू का है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज अ वाइटल सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन दैट रिकॉग्नाइज लॉयल्टी एंड सस्टेन कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, it guarantee financial security at retirement, death or disablement, a progressive measure upholding the welfare spirit of article 43 of the Indian Constitution which comes under directive principle। तो ये आर्टिकल आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें आपका इंटरव्यू के लिए हो सकती हैं या यूपीएससी मेंस के लिए हो सकते हैं, दिस इज नॉट फॉर योर एपीएफसी एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल फोकल आईएएस, ताकि आपको रेगुलर जो है अपडेट्स मिलती रहे, और ये जो क्विजेस हैं, दिस क्विजेस आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। मैं गारंटी दे रहा हूं बिना किसी उसके कि अगर ये आप टोटल क्विज करके जा रहे हो तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, ये इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, इनसे जो भी क्वेश्चन आता है एक बेस से बाहर नहीं आएगा, दिस इज गारंटी फ्रॉम माय साइड।
तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और ये प्रोग्राम जिनको ज्वाइन करना है कंप्लीट जो है, उनको चाहिए कि हाँ मुझे पीडीएफ भी मिले, सब कुछ मिले, तो जिनको भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है प्लीज डू फास्ट। यूपीपीसीएस का कल एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आप हम मुझे पता है कि सारे काफी लोग ऑक्यूपाइड हैं उसमें, लेकिन अभी जो है इसके बाद तुरंत जिनको भी लगना है कि हाँ मुझे ईपीएफओ देना है और बहुत ढंग से देना है, तो प्लीज इसको करिए। करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।